ये किताब एक कक्षा 8 में पढ़ने वाले छात्र से लेकर एक शिक्षक, बिजनेसमैन तथा उन सभी के लिए है जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। ये पर्सनल फाइनेंस पर लिखी गई सर्वश्रेष्ठ किताब है। यदि आपने पर्सनल फाइनेंस के बारे अभी सीखना शुरू किया है तो ये आपकी पहली किताब होनी चाहिए। रिच डैड पुअर डैड। इस किताब के लेखक मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि उनके दो पिता हैं, एक अमीर हैं जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं और दूसरे गरीब हैं जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं। इस किताब में उन्होंने अपने दोनों पिता के विचारों से जो सीख ली है उसी के बारे में है, जैसे कि अमीर कैसे बना जाए, अमीर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, लोग पैसा कमाने के बारे में कैसे सोचते हैं, पैसा कमाने की शुरुआत कैसे की जाए आदि। यह किताब लोगों के अंदर फाइनेंशियल अवेयरनेस, आर्थिक जागरूकता पैदा करेगी। आइए इस किताब की समरी देखते हैं। लेखक के एक पिता बहुत ही पढ़े लिखे थे, उन्होंने पीएचडी भी करा था और उनके दूसरे पिता ने अपनी स्कूल की पढ़ाई भी नहीं पूरी करी थी। दोनों ही अपने अपने कैरियर में सफल थे। एक फाइनेंशियल यानी पैसों की समस्या से जूझ रहे थे और दूसरे उनके शहर के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे। जब वे पैसे के बारे में बात करते थे तो दोनों के नज़रिए भी अलग अलग थे। एक का मानना था कि पैसों के प्रति प्यार ही सभी प्रकार की समस्याओं की जड़ है और दूसरे का मानना था कि पैसों की कमी ही सभी समस्याओं की जड़ है। अब लेखक के बचपन में उनके सामने सबसे बड़ी दुविधा ये थी कि वो किसकी सुने, अपने रिच डैड की या पुअर डैड की, क्योंकि पैसों के बारे में दोनों के नज़रिए पूरी तरह से अलग थे। हालांकि लेखक के दोनों पिता ही लेखक की भलाई चाहते थे। उनकी पुअर डैड हमेशा ये कहने की आदत थी कि हम ये नहीं ले सकते हैं, हम वो ले नहीं सकते हैं। वही उनके रिच डैड इस शब्द कभी भी उपयोग नहीं करते थे। उन्हें इस वाक्य से सख्त नफरत थी, यहां तक कि उन्होंने लेखक को भी इसका इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। लेखक के रिच डैड कहते थे कि तुम अपने आप से पूछो कि तुम कैसे उस चीज को ले सकते हो। उनका मानना था कि जब तुम कहते हो कि तुम ये चीज नहीं ले सकते हो तो तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, और उसके विपरीत जब तुम अपने से ये सवाल पूछते हो कि तुम उस चीज़ को कैसे ले सकते हो तो तुम्हारा दिमाग अपने आप काम पे लग जाता है। उनका ये कहना बिल्कुल नहीं था कि आप सब कुछ खरीदते चलो। उनका ये कहना था कि अपने दिमाग को हमेशा एक्टिव रखो, उसे काम पर लगाओ, जिससे तुम्हारे ब्रेन की एक्सरसाइज होगी और वे दिन ब दिन मजबूत बनता चला जाएगा। उनके पुअर डैड कहते थे कि कभी रिस्क मत लो और रिच डैड कहते थे कि रिस्क को मैनेज करना सीखो। उनके पुअर डैड कहते थे कि बहुत पढ़ाई करो और कॉलेज डिग्री लो और एक अच्छी सुरक्षित नौकरी ले लो। वही रिच डैड कहते थे कि पढ़ाई करो और पैसा कैसे काम करता है वो सीखो। पैसों के लिए काम मत करो बल्कि पैसों को तुम्हारे लिए काम पर लगाओ। 9 साल की उम्र में रॉबर्ट यानी कि लेखक ने डिसाइड किया कि वे अपने रिच डैड की सुनेंगे और उनसे पैसों के बारे में सीखेंगे, और पैसों के मामले में वे अपने पढ़े लिखे पुअर डैड को फॉलो नहीं करेंगे। रियल में उनके पुअर डैड उनके सगे पिता थे जो बहुत पढ़े लिखे थे और टीचर की नौकरी करते थे, लेकिन वे पैसों के मामले में गरीब थे। वही लेखक जिसे अपना रिच डैड कहते हैं वे उनके दोस्त माइक के पिता थे, जिनके पास रॉबर्ट और उनका दोस्त माइक पैसे कैसे कमाते हैं वो सीखने के लिए जाते थे। रॉबर्ट के इस रिच डैड ने अपनी स्कूलिंग भी नहीं पूरी करी थी, फिर भी वे शहर के सबसे अमीर लोगों में से एक थे और बाद में जाकर अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बने। रॉबर्ट और माइक के कहने पर उनके रिच डैड उन्हें पैसे कैसे कमाते हैं सिखाने के लिए तैयार हो गए। उनके अमीर पिता ने उन्हें पैसों के बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। अमीर पिता ने उन्हें कहा कि आप कितना पैसा कमाते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि कितना पैसा आप बचाते हैं। बहुत सारे लोगों को ये नियम पता नहीं है, इसीलिए हम देखते हैं कि लाखों रुपए की लॉटरी जीतने वाला गरीब या मध्यम वर्गीय आदमी अचानक से अमीर तो बन जाता है, परंतु कुछ ही सालों में अपनी पुरानी हालत पर आ जाता है, क्योंकि उन्होंने बचाए नहीं सिर्फ खर्च किया। हम ये भी देखते हैं कि कोई खिलाड़ी जो 25-30 साल की उम्र में करोड़ों रुपए कमा रहा था, पर उसके 10 से 15 साल बाद उसके पास कुछ नहीं बचा है। वह बेघर हो गया है और उसे अपना खर्च चलाने के लिए बसें साफ करनी पड़ रही हैं। क्या आप उस खिलाड़ी का नाम बता सकते हैं? सोचिए जरा। लंबे समय में आप कितना पैसा कमाते हैं वो मैटर नहीं करता है, आप कितना पैसा आप बचाते हैं वो मैटर करता है। आइए इसे थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले आपको एसेट, संपत्ति और लायबिलिटीज, देनदारी क्या होता है उसे समझना होगा और उनके बीच का अंतर भी समझना होगा। रिच डैड ने उन्हें साधारण भाषा में समझाया कि एसेट आपकी जेब में पैसे डालते हैं, वही लायबिलिटीज आपकी जेब से पैसे निकालती हैं। यदि आपको अमीर बनना है तो आपको एसेट खरीदने होंगे, और यदि आपको गरीब और मध्यम वर्गीय बनना है तो आपको लायबिलिटीज खरीदनी होगी।
कोई भी अमीर आदमी पढ़ा लिखा हो या ना हो, लेकिन वे फाइनेंशियली लिटरेट यानी आर्थिक रूप से पढ़ा लिखा जरूर होता है। यानी पैसा कैसे काम करता है ये उसे जरूर पता होता है। पैसा कैसे काम करता है ये किसी भी स्कूल और कॉलेज में भी नहीं सिखाई जाती है। हर आदमी का एक इनकम स्टेटमेंट यानी आय विवरण, बैलेंस शीट यानी बैलेंस शीट और कैश फ्लो यानी पैसे का बहाव होता है। इनकम स्टेटमेंट में दो भाग होते हैं, एक इनकम कमाई और दूसरा एक्सपेंसेस यानी खर्चा। ये आपको बताता है कि आपने कितने पैसे कमाए हैं और कितने खर्च किए हैं, और सब खर्च निकालने के बाद आपके पास कुल कितना पैसा बचा है, कुछ बचा भी है या नहीं। बैलेंस शीट में भी दो भाग होते हैं, एक एसेट संपत्ति और दूसरी लायबिलिटीज देनदारी। आपके एसेट आपके लिए पैसे बनाते हैं, ये आपको पैसा कमा कर देते हैं, जैसे जमीन, शेयर मार्केट और बॉन्ड्स में लगाया गया पैसा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आदि। लायबिलिटीज का मतलब देनदारी, जैसे घर का या कार का लोन, क्रेडिट कार्ड का लोन आदि। गरीब आदमी का कैश फ्लो। गरीब आदमी का कैश फ्लो मतलब गरीब आदमी के पास कमाई का स्रोत सिर्फ वेतन होता है। उनका लगभग पूरा पैसा कर, घर का किराया, खाना, कपड़े आदि में चला जाता है। महीने के अंत में अधिकतर इनके पास ना के बराबर पैसा बचता है या कुछ नहीं बचता है। अब गरीब आदमी की बैलेंस शीट देखते हैं। गरीब आदमी का एसेट्स का कॉलम हमेशा खाली रहता है। वो इसलिए होता है क्योंकि उनके पास महीने के अंत में कुछ नहीं बचता है। यदि बचता भी है तो वे इसे एसेट्स में नहीं लगाते हैं, बल्कि वे इसे टेलीविजन आदि जैसे मनोरंजन साधन खरीदने में खर्च कर देते हैं। वे इसलिए होता है क्योंकि उन्हें एसेट्स के बारे किसी ने बताया नहीं होता है, ना स्कूल में, ना माँ बाप ने और ना ही दोस्तों ने। लायबिलिटीज वे खरीद नहीं पाते हैं क्योंकि उनके पास उतने पैसे बचते ही नहीं हैं। आइए अब मध्यम वर्गीय आदमी का कैश फ्लो देखते हैं। मध्यम वर्गीय लोगों का एक सेट पैटर्न होता है। जिनकी जल्दी में शादी हुई है, वे पहले किसी नए शहर में किराए पर रहने लगते हैं, फिर खुद का नया घर लेने के बारे में सोचते हैं, और नया घर लेने के बाद वे फर्नीचर लेते हैं। फिर जैसे जैसे उनकी आय बढ़ती जाती है, वो वैसे वैसे वो कार और कुछ दूसरा सामान लेने लगते हैं। फिर उनका लायबिलिटीज का कॉलम होम लोन, कार लोन आदि से भर जाता है। इसके बाद लोन की किस्तों के वजह से उनका खर्चा बढ़ता है और उनकी सारी सैलरी उनके मासिक खर्चे में ही चली जाती है। इस प्रकार उनका पूरा एसेट्स का कॉलम खाली ही रह जाता है। अमीर आदमी का कैश फ्लो। अमीर आदमी के एसेट उनके लिए पैसे कमाते हैं। लेखक के गरीब पिता का लगभग सारी सैलरी उनके मासिक खर्चे में ही चली जाती थी, और उनके अमीर पिता कई सालों से एसेट में पैसा लगा रहे थे, जिसके कारण उनका एसेट कॉलम उनके लायबिलिटी से बहुत बड़ा हो चुका था, जो अब उनके एसेट उनके खर्चे से ज़्यादा पैसे बना रहे थे। लेखक के अमीर पिता भले ही पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वे पूरी तरह से फाइनेंशियली लिटरेट थे, और पैसा काम कैसे करता है ये उन्हें बहुत ही अच्छी तरह से पता था। चाहे आदमी गरीब हो या अमीर, उसे पैसे तो कमाना आता है, लेकिन उसे पैसे को मैनेज करना नहीं आता है। उन्हें बहुत हार्डवर्क करना तो आता है, लेकिन अपने पैसों से हार्डवर्क करवाना नहीं आता है। वे बस खुद ही काम करते रहते हैं, अपने पैसों को काम पर नहीं लगाते हैं। जैसे जैसे उनकी कमाई बढ़ती है, उसी के अनुपात में उनके खर्चे भी बढ़ते रहते हैं, और उन्हें लगता है कि ज़्यादा पैसे आने से उनकी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसलिए वे लगातार अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए मेहनत करते रहते हैं, चाहे उनका वेतन कितना भी बढ़ जाए, और उनकी आर्थिक समस्या कभी खत्म नहीं होती है। वे ये कभी नहीं समझते हैं कि उनकी असली समस्या ये है कि उनके पास जो पैसा है उसे वे खर्च कैसे कर रहे हैं, उसका उपयोग कैसे कर रहे हैं, और ये समस्या फाइनेंशियल इलिटरेसी की वजह से है। सबसे पहली बात जो आपको माननी चाहिए वो है कि सबसे पहले खुद को पे करो। जो भी पैसा आप कमाते हैं उसमें से कुछ हिस्सा अपने लिए रखो, यानी अपने लिए पैसे बचाओ, और उन बचे हुए पैसों से ऐसे एसेट खरीदो जो आपके लिए पैसा बना सकें, यानी आपको पैसा कमा कर दे सकें। अमीर और गरीब लोगों में सबसे बड़ा अंतर ये होता है कि गरीब लोग पहले सब पैसे खर्च कर लेते हैं, फिर आखिर में अपने लिए रखने का सोचते हैं, जिसके वजह से ज़्यादातर समय वे अपने लिए कुछ भी नहीं बचा पाते हैं, और अंत में ना ही वे उसे किसी एसेट में इन्वेस्ट कर पाते हैं। वही अमीर लोग सबसे पहले अपने लिए पैसे बचाते हैं और उसके बाद अपने खर्चे करते हैं। ये करने के लिए बहुत ही प्रयास और सेल्फ डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ती है। कई बार आपके सामने कुछ आर्थिक समस्या आएगी, फिर भी आपको सबसे पहले खुद को ही पे करना है और उसे बचाना है। जब आप अपने ऊपर सेल्फ डिसिप्लिन करना सीख जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपने अमीर बनने की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा लिया है। जो लोग सबसे पहले खुद को पैसे देते हैं उनका कैश फ्लो कुछ इस तरह का होता है। जैसे जैसे आप अपने लिए पैसे बचाकर उसे एसेट में इन्वेस्ट करेंगे, वैसे वैसे आपकी कमाई के स्रोत बढ़ते जाएंगे। आप आराम से दोनों कैश फ्लो के बीच का अंतर देख सकते हैं। खुद को पहले पे करने वाले आदमी के एसेट का कॉलम कब का बढ़ चुका है, जिससे वे अपने अन्य खर्चे देखता है और उसमें जो बचता है उसे वह फिर से एसेट में ही इन्वेस्ट करता है, ताकि उसे अपने वेतन पर ही पूरी तरह से निर्भर ना रहना पड़े।
वही पहले खर्च करने वाले आदमी की सारी सैलरी उसके खर्चे में ही निकल जाती है और उसके पास ना के बराबर पैसे बचते हैं या नहीं बचते हैं, जिससे वो अपने एसेट कॉलम को नहीं भर पाता है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात ये निकल कर आती है कि अमीर लोग सबसे पहले एसेट वाले कॉलम पर फोकस करते हैं और गरीब लोग इनकम स्टेटमेंट पर फोकस करते हैं। अमीर लोग अपना पैसा को बिजनेस, शेयर, सरकारी बॉन्ड और रियल एस्टेट में निवेश करते हैं। वे कहीं और जगह भी पैसा लगाते हैं जहां से उन्हें एक रेगुलर इनकम मिलती रहे। उनका ये निवेश उनके लिए एसेट हैं जो उनके लिए पैसा कमाते हैं। जो एसेट आपको पसंद है, आपको उनमें निवेश करना चाहिए। आपको ये पता करना चाहिए कि कौन कौन से एसेट की श्रेणियां आपको अच्छी लगती हैं। उसके बारे में बहुत ही गहराई में जाकर अध्ययन करना चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए, जैसे वे आगे आने वाले समय में किस प्रकार का आपको मुनाफा दिलाएगी। उस एसेट से कोई अन्य स्रोत भी बन पाएगा या नहीं। लेखक को बिल्डिंग और ज़मीनें बहुत पसंद है, इसके अलावा उन्हें इसकी गहरी समझ भी है, इसलिए वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करते हैं। उन्हें छोटी कंपनियों में भी काफ़ी जांच परख करके निवेश करना पसंद है। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अमीर लोग महंगे बंगले, आभूषण, बड़ी गाड़ी आदि लग्जरी की चीज़ें आखिर में खरीदते हैं। सबसे पहले वो एसेट्स खरीदते हैं जहाँ से उन्हें कमाई होती है, और इसी जगह पर गरीब और मध्यम वर्गीय लोग लग्जरी चीज़ें पहले खरीदते हैं। अमीर लोग सबसे पहले अपना एसेट का कॉलम मजबूत करते हैं, फिर उस एसेट से मिलने वाली कमाई से वो अपने लिए लग्जरी का सामान खरीदते हैं। अगर उन्हें कोई महंगी चीज़ खरीदनी है तो वो पहले सोचते हैं किस तरह से अपने एसेट कॉलम को मजबूत किया जा सकता है, जिससे एसेट से मिलने वाली कमाई बढ़ेगी और उस कमाई से वो उस महंगी चीज़ को खरीदेंगे। वो लगातार अपने दिमाग का उपयोग करते हैं, उससे एक्सरसाइज करवाते हैं, जिससे उन्हें पैसे कमाने के नए नए विचार मिलते रहते हैं। इस तरह वो लग्जरी का सामान खरीदने से पहले वो अपनी कमाई तथा उसके स्रोत बढ़ाने के बारे में पहले सोचते हैं। वहीं पर अन्य लोगों का एक ही कमाई का स्रोत होता है, वो है नौकरी। और जब वो कोई लग्जरी का सामान खरीदते हैं तो उनका पूरी आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है। जिन गरीब या मध्यम वर्गीय लोगों की लॉटरी लगती है, वो भी अपनी एसेट पर निवेश करने के बजाय खर्च बढ़ाते जाते हैं। इस तरह वो कुछ साल के बाद फिर से अपनी पुरानी आर्थिक स्थिति पर आ जाते हैं। यहाँ पर इनकम समस्या नहीं है, समस्या ये है कि उसका प्रबंधन यानी मैनेजमेंट, यानी कि आप किस तरह उन पैसों का उपयोग कर रहे हैं। अमीर लोग और अमीर बनते जा रहे हैं, गरीब लोग और गरीब बनते जा रहे हैं, और मध्यम वर्गीय लोग संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि पैसों के बारे में हमारे यहाँ स्कूल, कॉलेज और घरों में नहीं सिखाया जाता है। हमारे स्कूल और कॉलेज में हमें सिर्फ प्रोफेशनल स्किल के बारे में सिखाया जाता है, हमें फाइनेंशियल स्किल के बारे में नहीं सिखाया जाता है। इसलिए आज डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मैनेजर्स और पायलट्स आदि जिन्होंने अपने स्कूल और कॉलेज में अच्छे मार्क्स लाए थे, वो आज अच्छी सैलरी होने के बाद भी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। आपके पास हमेशा मल्टीपल इनकम सोर्सेज होने चाहिए। अधिकतर लोगों का एक ही कमाई का माध्यम होता है, जो कि उनकी सैलरी है। वो कहते हैं कि वो बहुत सुरक्षित जीना चाहते हैं, इसलिए वो अपनी सैलरी पर ही निर्भर रहते हैं। पर वो ये नहीं समझ पाते हैं कि एक ही कमाई के स्रोत पर निर्भर रहना कितना बड़ा जोखिम है। इनकम सोर्स 3 प्रकार का होता है। ऑर्डिनरी मतलब आपकी सैलरी, पैसिव मतलब रियल एस्टेट आदि से कमाया गया पैसा, यानी जहां से आपके ना रहने और ध्यान न देने पर पैसा आए। पोर्टफोलियो मतलब शेयर बाजार और सरकारी बॉन्ड से कमाया गया पैसा। आज के समय में दुनिया के सबसे अमीर आदमी अमेज़न के संस्थापक श्री जेफ बेजोस और दुनिया के सबसे महान निवेशक श्री वॉरेन बफे पोर्टफोलियो इनकम की वजह से अमीर बने हैं। वहीं अगर बात करें अमेरिका के राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप और इस किताब के लेखक श्री रॉबर्ट कियोसाकी की, तो वो पैसिव इनकम की वजह से अमीर बने हैं। लेखक के रिच डैड हमेशा कहते थे कि तुम्हें अपने ऑर्डिनरी इनकम सोर्स को जल्द से जल्द पैसिव इनकम या पोर्टफोलियो इनकम में बदलना चाहिए, यानी अपना पूरा ध्यान एसेट का कॉलम बढ़ाने पर देना चाहिए। लेखक के रिच डैड हमेशा कहते थे कि तुम्हें अपने ऑर्डिनरी इनकम सोर्स को जल्द से जल्द पैसिव इनकम या पोर्टफोलियो इनकम में बदलना चाहिए, यानी अपना पूरा ध्यान एसेट का कॉलम बढ़ाने पर देना चाहिए। अगर आपके पास अच्छे अवसर आ रहे हैं लेकिन आपके पास पैसा ही नहीं है, या अवसर आपके सामने है लेकिन आपको दिख नहीं रहा है, तो उसका मतलब है कि आपके पास फाइनेंशियल इंटेलिजेंस नहीं है। दिमाग हमारा सबसे पावरफुल एसेट है। अगर उसे हम अच्छे से ट्रेन करते हैं तो आपको कई अच्छे अवसर ढूंढने में और अच्छे अवसर उत्पन्न करने में मदद मिलेगी, जिससे आप बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं। फोकस ऑन लर्निंग नॉट अर्निंग। आपको लर्निंग पर फोकस करना होगा, अपने दिमाग को फाइनेंशियली ट्रेन करना होगा। आपका माइंड फाइनेंशियली ट्रेंड होगा तभी वो नए फाइनेंशियल अवसरों को देख पाएगा।
कोई भी चीज सीखते हुए आपको अपना माइंड खुला रखना चाहिए। आज के समय में बहुत सारे लोग जब उनके सामने कोई नया विचार आता है तो उसे सही से नहीं सुनते हैं या अनसुना कर देते हैं। वहीं पर जो सही में बुद्धिमान होते हैं वो नए विचारों का खुले मन से स्वागत करते हैं, उसे तुरंत नोट कर लेते हैं। वो बोलने से ज्यादा सुनने पर फोकस करते हैं। आज के समय में जो अलग अलग एसेट्स हैं जैसे कि जमीन, शेयर बाजार, सरकारी बॉन्ड, नए बिजनेस आदि, आपको किसी में भी निवेश करने से पहले अपना दिमाग खुला रखकर उसका अध्ययन यानी स्टडी करना होगा। जो लोग लर्न की जगह अर्न पर फोकस करते हैं वो पैसा तो कमाते हैं लेकिन उसे अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं, फिर आगे चलाकर किसी न किसी फाइनेंशियल समस्या में फंसते रहते हैं। फाइनेंशियल नॉलेज ना होने की वजह से लोग अपने आसपास चल रही जल्दी से अमीर बनने वाली किसी योजना में किसी के कहने पर पैसा लगा देते हैं, फिर उसके बाद वो कंपनी उनका पैसा लेके भाग जाती है। इसीलिए लेखक के रिच डैड ने उनसे कहा कि पहले लर्निंग पर ध्यान देना चाहिए, बाद में अर्निंग पर। फाइनेंशियल लर्निंग आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। जब भी तुमसे गलती होगी तो तुम उससे सीखो और अगले समय वो गलती ना करो। गलतियों से बिल्कुल ना डरो। जब कोई जीतने के लिए खेलता है तो उससे गलतियां होती हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि उस गलती से सीख कर आगे अच्छा करना। रिच डैड ने लेखक को रिस्क मैनेजमेंट सीखने को कहा। इस संदर्भ में मिस्टर वॉरेन बफे ने कहा है कि रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। आप क्या कर रहे हैं यदि आपको वो पता नहीं है तो वो रिस्क है। इसको कम करने के लिए पहले आपको गाड़ी चलाना सीखना पड़ेगा। इसी तरह फाइनेंशियल रिस्क को भी फाइनेंशियल ज्ञान और स्किल डेवलप करके कम किया जाता है। इसीलिए किसी भी एसेट में निवेश करने से पहले उसके बारे में सही से जानना और उसके बारे में स्किल होना बहुत ज़रूरी है। आइए हम आगे देखते हैं कि लेखक ने अपने फाइनेंशियल ज्ञान और स्किल का उपयोग करके कैसे पैसे बनाए। 1989 में रॉबर्ट अमेरिका में जहां रहते थे उसके पास के एक स्थान से गुजर रहे थे। वहां उन्होंने देखा कि वहां के अधिकतर घरों पर सेल के बोर्ड लगे हैं। उस समय अमेरिका में मंदी आ गई थी, शेयर बाजार टूट चुका था तथा वहां की रियल एस्टेट का बाजार भी बहुत ही खराब हालत में था। उन्होंने देखा कि वहां पर एक घर के नोटिस बोर्ड पर बहुत दिनों से सेल का बोर्ड लगा हुआ था, तो उस घर के मालिक से मिले। उन्होंने उसके मालिक से पूछा कि ये घर कितने में बेच रहे हो। उसने कहा कि मैंने बहुत दिनों से इस घर को बेचने के लिए बोर्ड लगाया है, लेकिन कोई भी ये घर देखने के लिए और दाम पूछने के लिए नहीं आया, तो आप ही घर देख लो और मुझे इसका दाम बताओ। रॉबर्ट को वो घर बहुत पसंद आया और उन्होंने वो घर $20,000 में खरीद लिया। फिर उसके बाद उन्होंने उस घर में किराएदार रखे। 1-2 साल बाद जब उस स्थान पर रियल एस्टेट का मार्केट बढ़ने लगा तो लोग उस स्थान पर घर खरीदने लगे। उस समय उन्होंने $20,000 में खरीदा घर $95,000 में बेच दिया। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि उन्होंने सिर्फ उस घर के दाम में ही मुनाफा नहीं कमाया, बल्कि उसमें किराएदार रखकर भी उससे पैसा बनाया। उसके 1 महीने बाद फिर उन्हें एक अच्छा फ्लैट मिला जिसका मालिक जर्मनी का था। उन्हें उस एरिया के रियल एस्टेट के मार्केट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। वो बस उस फ्लैट को जल्द से जल्द बेचकर जर्मनी जाना चाहते थे। अब लेखक उसके साथ मोलभाव करके वो फ्लैट भी खरीद लिया और 2 साल बाद लगभग 1.5 गुना दाम पर उसे बेच दिया। उन पैसों से फिर उन्होंने एक मंदी वाले एरिया में घर खरीदा और जब वहां पर मंदी खत्म हुई तो उसे बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया। इसकी मदद से वो बताते हैं कि कैसे कम पैसों को ज्यादा पैसों में बदल सकते हैं। उसके लिए आपके पास उस एसेट से जुड़ा आर्थिक ज्ञान होना चाहिए, तभी आप अच्छे अवसर ढूंढ पाएंगे। लेखक को रियल एस्टेट की जमीन, घर और छोटी कंपनी में निवेश करने में दिलचस्पी यानी इंटरेस्ट है, इसलिए वो उसके बारे में ज्ञान इकट्ठा करते हैं, फिर अच्छे अवसर तलाशते हैं। आपको जिस एसेट में इंटरेस्ट है उसका अच्छा ज्ञान लीजिए, फिर उसमें निवेश करने के बारे में सोचिए। दोस्तों, अंत में लेखक ने पुनः एक बार याद दिलवाने की कोशिश की है कि गरीब और मध्यम वर्गीय लोग पैसों के लिए काम करते हैं, वहीं अमीर लोगों के लिए पैसा काम करता है। अमीर लोग अपने एसेट का कॉलम बढ़ाने में लगे रहते हैं, उन्हें उससे जो मुनाफा मिलता है उसे वो वापस वहीं और पुनः निवेश करते हैं। इस तरह उनका पैसा उनके लिए लगातार काम करता है। किसी भी एसेट में पैसा लगाने से पहले उसमें जिन लोगों ने निवेश किया है उनसे मिले, जो लोग उसमें निवेश करके सफल हुए हैं। यदि उनसे मिलना संभव नहीं है तो उनके बारे में पढ़ें और उस एसेट के बारे में गहन ज्ञान हासिल करने का प्रयास करें। दोस्तों, ये थी रिच डैड पुअर डैड की हिंदी में समरी। आपको इस किताब में दिए नियमों को अमल में लाना होगा, तभी जाकर आप जल्दी अमीर बन पाएंगे। अब ये आपके हाथ में है कि आप जो पैसा कमाते हैं उसे पूरा खर्च करते हैं या सबसे पहले खुद को पे करके उसे बचाकर सही जगह पर निवेश करके अमीर बनते हैं।